अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल लर्निंग चैनल। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, हमने रीजनिंग की बात की थी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग तक। आज हम चैप्टर 2 का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो आगे टॉपिक है हमारे पास, जो हम बायोलॉजिकल सॉल्विंग मेथड को पढ़ रहे थे, उसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आज जो टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंट। तो उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो के अंदर एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? वंस अ प्रॉब्लम हैव बीन ऑब्जर्व एंड हाइपोथेसिस इज सजेस्टेड, यानी अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन आपने अपने माइंड में बना ली, यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चीज़ों से, कि आपने अपने 5 सेंसेस के ज़रिए एक ऑब्जर्वेशन आ गई आपके माइंड में, अब आपने उस पर हाइपोथेसिस भी सजेस्ट कर लिया। अब हाइपोथेसिस भी सजेस्ट करने के बाद आपने एक एक्सपेरिमेंट करनी है। नेक्स्ट स्टेप है आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड रीजनिंग, कि ये मेरी एक्सपेरिमेंट करूँगा या करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो साइंटिफिक परफॉर्मेंस थी एक्सपेरिमेंट के लिए, वो 2 टाइप्स के टेस्ट किए गए, एक कंट्रोल ग्रुप के अंदर किया गया और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर किया गया। तो टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी उन 100 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया जो मलेरिया के पेशेंट थे। तो ये क्या था कि उन मलेरिया के पेशेंट हैं, उनको यानी 106 बुखार हो रहा है, उनके आरबीसीज रप्चर हो गए। अब मलेरिया के पेशेंट को फीवर कब आता है? जब पूरा सेल साइकिल हो जाता है, यानी स्पोरोजोइड्स आपकी बॉडी में एंटर हो गए, लीवर के थ्रू, वो ब्लड के अंदर से आपके लीवर के अंदर चले गए, लीवर से आरबीसीज के थ्रू जा रहे हैं। अब जब वो आरबीसीज जाके आगे रप्चर होगा तो पेशेंट को 106 फीवर होगा, बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस शख्स को टेस्ट करवाना चाहिए, शायद इसको मलेरिया ना हो गया हो। तो इस तरह से 100 लोगों का मलेरियल पेशेंट्स का आपने सैंपल लिया, ये कहलाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और 100 और लोगों का आपने हेल्दी लोगों का, यानी जिन्हें मलेरिया नहीं था, उनका भी आपने ब्लड सैंपल लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्जर्व किया, तो ये कहलाया आपका कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप कौन था? वो 100 लोग जिनको मलेरिया नहीं था। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किन 100 लोगों का था, किनका आपने ब्लड सैंपल लिया, जिनको मलेरिया हो चुका था। तो रिज़ल्ट ये आया, आपने अपनी एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ देखी कि आपने जिन 100 लोगों का ब्लड ग्रुप लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जिनको मलेरिया हुआ था, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। तो आपने ये कहा कि प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस उनके ब्लड सैंपल के अंदर ये बताती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कि इन लोगों को मलेरिया है। और कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सन्स के ब्लड सैंपल के अंदर जो थे वो फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम थे, यानी फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, यानी उनके ब्लड के अंदर कोई भी, कंट्रोल ग्रुप के जितने भी 100 लोगों का सैंपल लिया गया, उनके ब्लड के अंदर कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं था। तो प्लाज्मोडियम नहीं था, एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडियम के बेस पे आपने कहा, अपना रिजल्ट दिया, तो ये कहलाया रिजल्ट। अब कंक्लूजन क्या आया कि कंक्लूजन ये मेड हुआ कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जिन लोगों को मलेरिया था उनके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम था, जिनको नहीं था उनके नहीं था। तो इस तरह से आपकी ये पूरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हुई यहाँ पर, जिसमें हमने मुख्तलिफ स्टेप्स पढ़े और सारे स्टेप्स को बहुत डिटेल में डिस्कस आउट किया। इसके बाद हमारे पास 2 छोटी छोटी सी डेफिनेशन है इसके अंदर, थ्योरी, प्रिंसिपल एंड लॉ की। ये देखने के बाद जस्ट रिव्यू करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास थ्योरी क्या है? थ्योरी एक वर्ड है जो कि वेरीफाई करता है, वेरी डिफरेंट होता है, नॉन साइंटिफिक होता है ये मेथड, जिसके अंदर कोई भी चीज़ आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन के बाद, कोई भी डेटा कलेक्ट करके, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक थ्योरी दी जाती है, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। और लॉ क्या है? एक साइंटिफिक लॉ है, एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का वर्चुअली, जो आपको उस थ्योरी के बिहाफ पर मिलता है, जो कि नेचर से थोड़ा पजलिंग होता है और समझने में थोड़ा सा चेंज होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर, इसके लिए हमें कोई भी टेबल या ग्राफ वगैरह बना के और उसके ज़रिए हमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर आपके सिंध के अंदर रिपोर्ट किया कि 2016 से लेके 17 तक फरवरी में कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स मलेरिया के आए, फिर मार्च में कितने हो गए, अप्रैल में कितने हो गए। इस तरह आपको पूरे साल की, फरवरी से लेके जैन तक की एक पूरी डिमार्केशन करके इस टेबल बार ग्राफ के ज़रिए बताया है कि कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट रिपोर्ट हुए सिंध के अंदर 2016 और 17 के अंदर। फिर उसके बाद एक पाई चार्ट है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को पाकिस्तान की 2006 की शो कर रहा है कि कब ARI हुआ। ARI क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो सबसे ज़्यादा हुआ 51% 2006 के अंदर।
इसी तरह से मलेरिया, डायरिया, डिसेंट्री और दूसरी डिजीज़ेस कॉज हुई। अब ये तो थी डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो हम किसी भी बार ग्राफ या पाई चार्ट के ज़रिए करते हैं। दूसरी चीज़ होती है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालाइज जो किया जाता है वो एक आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। अब स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है वो आपके पास दो तरह का होता है, एक रेशो और एक प्रोपोर्शन। रेशो जो है वो कंपैरिजन है टू वैल्यूज़ का। किस तरह से कंपैरिजन है टू वैल्यूज़ का कि एक एग्जांपल आपकी बुक में दी है कि अ फ्लावर हैज़ 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। एक फूल की 4 सेपल हैं और 12 पेटल हैं। तो क्या रेशो बना इसका? 4:12 का बना। अगर हम इसकी कैंसिलेशन करवा दें तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो क्या बन गया? फ्रिक्शन क्या आई हमारे पास आफ्टर फ्रिक्शन? ये हमारे पास 4:12 से हो गया 1:3। अब प्रोपोर्शन लेंगे तो इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, यानी 4:12 इज इक्वल टू 1:3। तो ये हो गई हमारे पास प्रोपोर्शन। तो यहाँ तक था बेटा आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट किए जाते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, डेफिनेशन होती हैं। बायोलॉजिकल मेथड की छोटी छोटी डेफिनेशन आपको सारी पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसको लॉन्ग फॉर्म में याद कीजिएगा, चार्ट की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपके पास पूरा फर्स्ट पेज पे बनाया हुआ है सॉल्विंग प्रॉब्लम का चार्ट, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 2 डिफरेंस ज़रूर इस चैप्टर से याद करने की कोशिश कीजिएगा, एक हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज के अंदर एंड सेकंड वन इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। तो होपफुली आप लोगों को बेटा समझ आया होगा चैप्टर अच्छे से। इसके अंदर से कोई ख़ास बड़ा सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता सिवाय बायोलॉजिकल मेथड के। हाँ, ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एमसीक्यू की वीडियो बनी हुई है, उसको जाके देखिए, समझिए और समरी के साथ उसको ज़रूर याद कीजिए। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 के बेसिस पे जो एग्ज़ाम्स में ब्लैंक पूछी जाती हैं ज़्यादातर चैप्टर वाइज पूछी जाती हैं, आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ नहीं होती। तो अपनी बुक को अच्छे से रीड कीजिए, समझिए और अगर कोई क्वेरी हो तो उसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू।